नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं आधी आबादी की। आधी आबादी को लेकर सबकी नजर टिकी हुई है, खास करके बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो भी रणनीतियां बन रही हैं वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए। अभी अति पिछड़ा की बात हुई, लेकिन एक बड़ी आबादी है महिलाओं की, और महिलाओं का वोट जो होता है वो डिसाइडिंग होता है। और इन्हीं महिलाओं के वोट पर ही नीतीश कुमार 2005 से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। 2015 में जब वो महागठबंधन के साथ गए तब भी चेहरा नीतीश ही थे, इसलिए ही कि महिला जो वोटर्स हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं। और फिर जब एनडीए के साथ आए नीतीश कुमार, तो एक बार फिर से नीतीश कुमार ही चेहरा बने। और नीतीश कुमार को चेहरा इसलिए बनाया गया कि एक तो विकास की छवि उनकी है, और दूसरी महिला वोटरों में उनका बहुत बड़ा समर्थन है, और बहुत बड़ा जो वर्ग है महिलाओं का वो नीतीश कुमार के साथ है। तो क्या आज जो योजना की शुरुआत हुई 10-10 हजार रुपए 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो ट्रांसफर किया गया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर सौरभ झा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके साथ ही हमारे ब्यूरो हेड राजीव रंजन जुड़ेंगे, और मोतिहारी भी हम चलेंगे जहां पर प्रीतम हमारे संवाददाता हैं, उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी भी बिहार के दौरे पर हैं। और प्रियंका गांधी भी महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है, और आज के इस दौरे के जरिए उन्होंने आगाज भी कर दिया है। तो आज चर्चा महिलाओं की, आधी आबादी की। देश में कई योजनाएं चली, और उन योजनाओं में महिला जो वोटर्स हैं उनका खास तौर से ध्यान रखा गया। और जब नई लोकसभा में पहला सत्र हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो नारी वंदन अधिनियम आया, 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यों के विधानमंडलों में इसका जो प्रस्ताव आया उसे पास कर दिया गया। उसके बाद राज्यों में भी कई योजनाएं हैं। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के संदर्भ में बात करें, तो नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए, उसके बाद से छात्राओं और महिलाओं पर उन्होंने खास तवज्जो दी और उनके लिए कई योजनाएं शुरू की। ड्रॉप आउट को कम करने के लिए स्कूल में सुविधाएं दी गई, पोशाक योजना और साइकिल योजना की शुरुआत हुई। इसके साथ ही 12वीं पास करने पर 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि पर सरकार प्रोत्साहन राशि के तौर पर देने की शुरुआत की। इसके साथ ही महिलाओं के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया शराबबंदी का। करीब 7 से 10 हजार करोड़ रुपए सालाना का नुकसान बिहार सरकार को उठाना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा फैसला लिया महिलाओं के हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इसके साथ ही कई योजनाएं और भी शुरू की, और इसी क्रम में आज 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर कह सकते हैं रोजगार के लिए बिहार मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत दिया गया। केंद्र और बिहार सरकार दोनों ने संयुक्त रूप से इस राशि को ट्रांसफर किया। अब सवाल यह है कि इससे क्या चुनाव में इंपैक्ट पड़ेगा? क्या पिछली बार का जो अंतर कम रह गया था, 1% से भी कम का डिफरेंस था महागठबंधन और एनडीए के वोट परसेंटेज में, उस परसेंटेज को दूर करने के लिए, उस गैप को और बड़ा करने के लिए क्या नीतीश कुमार की ये एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर हम देख सकते हैं? और इसके साथ ही ये भी कि उसी आधी आबादी पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का जो नारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका ने दिया था, वो एक बार फिर से बिहार में कमान संभाली हुई हैं, आई हैं। और आज जीविका और आशा दीदी के साथ उन्होंने संवाद भी किया, और मोतिहारी में जनसभा को भी संबोधित किया, और यहां से आगाज भी कर दिया है। तो क्या इसका फैसला भी इसका फायदा भी उन्हें मिलेगा? इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ झा, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन, ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा राजीव रंजन के पास चलते हैं। राजीव, जरा बताइए आप, आज की ये सभा और इस सभा से जो
10-10 हजार रुपए का ट्रांसफर किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े। आमतौर पर बिहार सरकार की योजनाओं के साथ वो नहीं जुड़ते, लेकिन आज जुड़े, संबोधित किया और इसके लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। कितना असर, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर? जी देखिए, बहुत असर पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए देने की बात कही थी। वो आरोप लगा रहे हैं कि कॉपी किया गया है। तो कॉपी क्या किया गया है, ये तो 10,000 एक मुश्त दे दिया गया है। वो 2,500 अभी सरकार में आएंगे तब घोषणा मैंने उन्होंने की है। उसके लिए आरोप भी लगा तेजस्वी यादव की पार्टी पर, राजद पर, कि वो लोग माई बहन योजना का फॉर्म भरवा रहे हैं और अवैध रूप से 200 रुपया वसूली कर रहे हैं। 150, 100, 200 हर महिलाओं से भरवा करके ले रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको हम देंगे। तो ये तो गलत कर ही रहे हैं, ऊपर से 100-200 रुपया ब्लैक मनी भी ले रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह की घोषणा की, क्योंकि देखिए थोड़ा सा पीछे चले, आपने अभी बताया आनंद जी कि 2016 में जीविका दीदियों ने एक मंच पे कहा कि आप शराबबंदी करिए बिहार में। मुख्यमंत्री ने वो मान लिया। मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया। उससे आगे बढ़िए, 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में मुख्यमंत्री ने दिया और उसका नतीजा है कि आज रोड पर सबकी सुरक्षा में महिला सिपाही, महिला पुलिसकर्मी लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब इस तरफ आइए कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसके कई मायने हैं। ये साधने की तो जरूर कोशिश की गई कि आधी आबादी को साधना है। प्रधानमंत्री आधी आबादी को लेकर के क्या क्या नहीं किए, अब मुख्यमंत्री भी आधी आबादी को लेकर के लगातार करते जा रहे हैं। और आधी आबादी का मतलब होता है, मान लीजिए कि आज ही की बात कर ले, 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये उनके खाते में भेजा गया, ऑनलाइन भेजा गया। तो क्या 75 लाख ही लोग हैं? उनके साथ 4 लोग हैं, यानी कि एक परिवार की कल्पना की गई है कि हर परिवार से एक महिला को हमको 10,000 रुपये देना है। तो उनके साथ 4 लोग जुड़े हैं। अब वो महिला बाई दबे उनको 10,000 मिलता है। आप विश्लेषण की बात कर रहे हैं तो उसी विश्लेषण में ये बात कर रहा हूं मैं कि अगर एक महिला को, किसी परिवार की महिला को 10,000 रुपये मिलता है कि आप अपना रोजगार करिए, तो वो रोजगार करें या ना करें, करना चाहिए, उसी बिहाफ में ये पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन वो 10,000 रुपया एट ए टाइम उनके खाते में गया, उनके घर में गया, एक खुशी की लहर जागी और वो महिला तो एक तरह से खड़ी हो गई ना भाई कि मेरे खाते में 10,000 रुपया आ गया। भी पूछ रहा है, इसके बारे में भी हम आपके पास आएंगे। राजीव, जरा डॉक्टर सौरभ झा का रुख करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में सौरभ जी। अब देखिए, चुनाव के ऐन पहले योजनाओं की बौछारें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले 125 यूनिट फ्री घरेलू उपभोक्ताओं को ये सौगात दी गई और ये भी कहा गया कि अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा को भी हम बढ़ावा देंगे और इन लोगों के यहाँ सौर ऊर्जा के लिए हम सहायता करेंगे। इसके साथ और भी कई योजनाएं आई थी, 35% आरक्षण की भी बात आई थी सरकारी नौकरियों में। अब ये जो आया है मास्टर स्ट्रोक के तौर पर 10-10 हजार रुपये बिहार मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, क्या चुनाव से पहले जो पिछली बार 38% एनडीए, 37% महागठबंधन और 25% अन्य, ये वोटिंग परसेंटेज था पिछली बार 2020 के चुनाव में, उस गैप को कम करने के लिए है, ये माना जाए? बहुत ही अच्छा आज का विषय रखा है, क्योंकि सामने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। यदि हम इस चीज को ऐसे समझे, 2005 से लेकर 2025 का जो क्रोनोलॉजी समझे महिलाओं को लेके, तो अभी मैं कुछ स्टैटिकल एनालिसिस देख रहा था। जब बिहार में 2005 में की गवर्नमेंट थी और 2025 भी जो गवर्नमेंट अभी है, उसमें महिलाओं का साक्षर रेट 35% से बढ़ के 74% पे पहुंच गया है। जहां तक सवाल रोजगार को लेके, हमेशा स्टैंड रहा नारी शक्ति, नारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने जब 2005 में आए तो सबसे पहले उन्होंने साइकिल योजना लाई। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा से लड़कियों को जोड़ा
टाइम में देख रहे हैं वो जो परसेंट आउटकम्स है वो सामने में 73% दिख रहा है। प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने मिलकर आज 10,000 रुपया 75 लाख महिलाओं के बीच में बांटा है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन महिलाओं पे पड़ेगा जो कुछ करना चाह रही थी, पैसा के अभाव में वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इससे यदि घर की महिला यदि सशक्त होगी तो हम समझते हैं वो परिवार बहुत ही सशक्त हो सकता है। और अभी जो समय आज चल रहा है वो नारी शक्ति को लेके, नारी बंधन योजना को लेके, यदि हम नारी को धीरे धीरे सशक्त नहीं करेंगे, फ्रंट लाइन पे नहीं लाएंगे, तो हम अपने समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महागठबंधन भी जोर लगाए हुए है, क्योंकि करीब करीब अगर देखिए तो महागठबंधन और एनडीए का जो स्ट्रक्चर है वही है। जितनी शक्ति पिछली बार जिनके पास थी, करीब करीब इधर से उधर एक दो पार्टियां आई हैं, लेकिन करीब करीब वही है। तो ऐसे में इस बार भी काफ़ी टफ लड़ाई देखी जा रही है और अभी तक का अनुमान यही लगाया जा रहा है। नारी बंधन अधिनियम, उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, लाडकी बहना योजना, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, ये सारी योजनाएं जो हैं वो काफ़ी सफल भी रही हैं। इसी के लिए यहाँ पर भी वही प्रयोग किया जा रहा है क्या? अभी सर आप लाडली बहना योजना की जो बात की, उसका सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल हरियाणा रहा। हरियाणा में हम जब चुनाव हुई लास्ट टाइम तो देखने को मिला जो बहुत ही आमने टक्कर थी, उस समय भी एनडीए की सरकार वहां पे जाके बनी। और क्योंकि आज की जो जनता है वो बहुत ही समझदार हो गई, हमेशा टेस्टेड चीजों की तरफ काफी मूव करती है। और ठीक है, लेकिन अब इसी समझदारी की बात जो आप कर रहे हैं सौरभ जी, अब देखिए ये वन टाइम है 10,000 रुपए रोजगार के लिए, और ये राजीव से भी हम समझेंगे क्योंकि उन्होंने भी सवाल उठाया कि वो बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे कि 10,000 में वो रोजगार कैसे शुरू करेंगे, और विपक्ष ये पूछ रहा है कि 10,000 नाकाफी है किसी भी रोजगार को शुरू करने के लिए। लेकिन ये 10,000 रुपए वन टाइम है, अगर आप सही ढंग से काम किए तो 2 लाख तक मिल सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन ने माई बहन मान योजना की बात कही है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो हम इस योजना को लाएंगे और 2,500 रुपए हर महीने देंगे। तो क्या हर महीने वाली योजना भारी नहीं पड़ेगी? हमें तो ऐसा लगता है हर महीने पे जो योजना अभी इंडिया गठबंधन की जो सरकार लेके आना चाह रही है उस पे ज्यादा लोगों का रुझान नहीं रहेगा, क्योंकि वन टाइम पे सबसे ज्यादा जनता की रुख होती है। और 2,500 से आप कोई भी योजना को लेके या कोई भी कार्य को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। 10,000 रुपया जो एक अमाउंट दिया गया है वो एक एम्पल अमाउंट है जिसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी छोटी योजनाओं को लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा उद्योग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो घरेलू जो कुटीर उद्योग है उसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। राजीव रंजन, आप बता रहे थे कि 10,000 रुपए अगर मिल रहा है किसी महिला को तो वो कैसे इसका उपयोग करके और एक रोजगार शुरू कर सकती है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 10,000 रुपए में आज हो क्या सकता है, क्या कौन शुरू कर सकता है। एक ठेला भी आप नहीं शुरू कर सकते, और आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपए आत्मनिर्भर बनने के लिए है, स्वावलंबन बनने के लिए है, और हम ये दे रहे हैं। जी, यही सवाल जीविका दीदी के समय में हो रहा था, जब मुख्यमंत्री ने जीविका दीदी की कल्पना की थी और उसको लेकर के रिसर्च किया था और जीविका दीदी को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की थी। तो उस समय भी 10,000 15,000 रुपये की सहायता राशि उस समय लोन हुआ करता था और उनको रोजगार करवाया जाता, एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता था, उनको पैसा दिया जाता था और वो स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जाती है। आज देख लीजिए, आज 1.25 करोड़ के आसपास जीविका दीदियां हैं और जो घरेलू महिलाएं थी वो आज 15,000 से के आसपास प्रति महीने आय उनका हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, पक्ष विपक्ष के दोनों दो राय हैं। इससे क्या होगा 10,000 से? विपक्ष का कहना है ये 10,000 से कौन सा रोजगार शुरू होगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि आप किसी को स्किल बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए अगर थोड़ा सा भी पैसा देते हैं तो उनके अंदर एक स्किल जागृत होगा और ये जागृत होगा कि हम इस पैसे का सदुपयोग कैसे करें और आत्मनिर्भर कैसे बने कि वो 2 लाख रुपए भी मुझे मिले। बहुत सारी महिलाएं नहीं करेंगी, लेकिन बहुत सारी नई महिलाएं जो उद्यमी बनना चाहती हैं, जिनका रोजगार, आज ही मैं गया था महिलाओं के बीच,
महिलाओं में खुशी का लहर दिखा। एक महिला बजाबते अपने भाभी के खाते में आया हुआ 10,000 रुपये का मैसेज दिखा रही थी कि मेरे में खाते में भी आ जाएगा, लेकिन मेरी भाभी के खाते में आ गया। तो मैंने पूछा कि ये 10,000 रुपया क्या करिएगा? तो महिला का कहना था कि मेरी भाभी ऑलरेडी पहले से सिलाई का काम करती है, एक मशीन है उसके पास, अब इस 10,000 रुपये से वो कपड़ा कम से कम लाएगी तो कपड़ा सील करके बना करके दुकानों में पहुंचाएगी, तो उससे रोजगार बढ़ेगा। हमने पूछा कि आप क्या करिएगा? तो मैं भी सिलाई मशीन रखे हुई हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं जो कपड़े आते थे मैं सिल के देती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कपड़ा ला करके सील करके दुकान में सप्लाई करूं और वहां से पैसे लाऊं। तो ये फर्क दिखेगा। देखिए, सारी महिलाएं, 75 लाख महिलाओं को दिया गया है, 75 लाख महिलाएं उद्यमी नहीं हो सकती, ये सब कोई जानता है, पक्ष भी जानता है, विपक्ष भी जानता है। अगर उसमें से 50% भी महिला, मान लीजिए 50% भी नहीं, 25% भी महिला अगर उद्यमी हो जाती हैं, छोटे छोटे रोजगार शुरू करती हैं। अभी आपने कहा कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता आरोप लगाए कि 10,000 में क्या होगा, एक ठेला भी नहीं होगा। ठेला की क्या जरूरत है महिलाओं के लिए? महिलाओं को एक छोटा सा दुकान अगर वो खोमचा भी लगा करके बैठ जाती हैं और अपने घरेलू सामानों को बेचना शुरू करती हैं, टिकुली, सिंदूर, ये सारी चीजें, तो सोचिए कि कितना उनका आय बढ़ेगा। और आय ही नहीं बढ़ेगा, वो आत्मनिर्भर होंगी। और जब महिलाओं से मैं बात कर रहा था तो महिला ये कह रही थी कि मैं भी अब उद्यमी बन सकती हूं और मैं भी अब परिवार को चला सकती हूं, मैं भी अब अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूं। ये सोच कल्पना के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक तो है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव का माई बहन सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपया देने की घोषणा है। वो घोषणा चुनाव के बाद अगर सरकार बनेगी तब मिलेगा, लेकिन वो 2,500 कहां जाएगा हर महीने पता नहीं चलेगा। लेकिन एट ए टाइम 10,000 रुपया कुछ तो मायने रखता है एक उद्यमी महिला के लिए। वो आगे बढ़ेंगी, शायद बढ़ेंगी, और यही कहना है सत्ता पक्ष का। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। जरा सौरभ झा का रुख करते हैं। डॉक्टर सौरभ झा, अब एक सवाल ये है कि कोशिश ये है सरकार की कि हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन पैसा हम ऐसे ही नहीं दे रहे हैं कि आपको हर महीने आप कुछ मत कीजिए और हम आपको हर महीने पैसा देते रहें। हम आपको ये पैसा दे रहे हैं कि आप कुछ शुरू कीजिए, अगरबत्ती बनाना शुरू कीजिए, मोमबत्ती बनाना शुरू कीजिए, कुटीर उद्योग से आप शुरुआत कीजिए, और अगर आपका आकलन सही निकलेगा तो 6 महीने के बाद आपको और राशि दी जाएगी, उसको और मजबूत करने के लिए 2 लाख तक की राशि दी जाएगी। अब ये एक सरकार की तरफ से तर्क है इसका। लेकिन अब एक ये भी कि महिलाओं का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। 1962 में ये 30 से 35% के आसपास महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज था, और आज जब 2025 में हम बात कर रहे हैं, पिछला चुनाव 2020 में हुआ था, तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 60% हो गया था। 2015 और 2020 में 60-60%, और अब पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा वोट महिलाएं करने के लिए निकल रही हैं, मतदान केंद्रों पर जा रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। और इसीलिए शायद अब सबकी नजर उधर टिक गई है। ईबीसी, ओबीसी, दलित की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं पर ज्यादा फोकस रखते हैं। सौरभ सर, क्या अभी हाँ, जाति वाले कार्ड पर महिला कार्ड भारी पड़ रहा है? आपके बात से सहमत हैं। यदि हम 2000 के बाद के जो ट्रेंड देख रहे हैं, तो उस ट्रेंड में आप देखेंगे जो गवर्नमेंट विकास की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है, वही सरकार बार बार रिपीट कर रही हो, केंद्र में हो या स्टेट लेवल पे हो। और महिला जो है बहुत सोच समझ के हर एक योजनाओं को भी देखती है, समझती है, और मैक्सिमम योजना, यदि उज्ज्वला स्कीम के बारे में हम बात करें, सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारे माता और बहनों को ही मिली, क्योंकि एक गैस सिलेंडर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, और उज्ज्वला स्कीम लाके उस चीज को सशक्त बनाया गया। दूसरी बात, बिहार में शराब नीति, जो नीतीश कुमार का सबसे एक मास्टर स्ट्रोक रहा, जो शराब नीति को लेके महिलाओं में अभी भी एकजुट देखने को मिलता है। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस था 2005 से पहले, वो शराब को लेके थे, और उससे घर की जो ही वो दिनों दिन खराब होती जा रही थी, बट उस पे भी उस चीज का भी फायदा मिला।
और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने अभी बताया 1962 से लेके और अभी एक ट्रेंड चेंज हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है साक्षरता। हमारे देश में महिलाएं हर फ्रंट पे आगे है, और इस चीज को देखते हुए जो अभी वोटिंग ट्रेंड में चेंजिंग आई है, उसका सबसे बड़ा रीजन है साक्षरता रेट में सबसे ज्यादा परिवर्तन होना। अब प्रियंका आ अभी रही हम हैं आपको और जैसे प्रियंका, हाँ आज प्रियंका आई और प्रियंका आज सदाकत आश्रम में उन्होंने जीविका दीदियों और आशा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। तो ये दो जो है वो भी अब उस इस तरफ से उनको लिया जा रहा है और इसको इसको खास तौर से ध्यान इसमें दिया जा रहा है। तो क्या इसका उसमें वो सफल हो पाएंगी उन्हें तोड़ने में? लास्ट मूवमेंट पे भी राहुल गांधी या एंटी गवर्नमेंट एंटी पार्टी की तरफ जो भी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, उसका बहुत ज्यादा आउटकम्स नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से जीविका योजना को लेके या फिर आज जिस तरह से नई योजना महिला रोजगार मुख्यमंत्री योजना स्टार्ट की गई है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया हूं, ये गवर्नमेंट एक टेस्टेड गवर्नमेंट है, तो इस पे लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा है। तो हो सकता है जो वोट सेंटर इस बार और बढ़ेगा। फैसला 2020 के इलेक्शन में देखने को मिला था दोनों पार्टी के बीच में, हो सकता है इस बार फासला 5 से 7% हो सकता है। अब देखिए, अब जरा महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। इसके पहले अभी कल जब CWC की बैठक हुई थी तो उस बैठक में EBC पर काफ़ी जोर दिया गया था और उनके लिए एजेंडे का भी ऐलान कर दिया गया। अब इस उधर नज़र इसलिए भी कि EBC और OBC मिलकर 63% उनके वोटिंग परसेंटेज है। इसके साथ ही 18% है मुस्लिम का, और इसी 18% में 14% OBC में यादव भी हैं। और यही जो है MY समीकरण जो RJD की एक सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है, इसीलिए वो शिफ्ट करने की कोशिश एक नई रणनीति के तहत हो रही है। एक छोटा सा जवाब। आनंद सर मेरा इस पे एक टिप्पणी है। आपने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा, जिस तरह से इंडी गठबंधन ने जो MY समीकरण की बात की थी, वो समीकरण उनके सामने आप बिहार में कम से कम फेल होते दिखा, क्योंकि जो रेशियो था 29 का, क्योंकि MY का मतलब हम मुस्लिम और यादव देखते हैं, लेकिन आज के 21 सेंचुरी में जो विकसित भारत का 2047 का सपना है, वहां M और Y का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है, और यूथ और जो फीमेल वोटर है वो फ्रंट पे आ रही है। इसीलिए नीतीश कुमार ने एक ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। जरा प्रीतम हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, मोतिहारी से हैं, वहां पर प्रियंका गांधी आज पहुंची और सभा को संबोधित की। कैसा रहा आगाज प्रियंका गांधी का, प्रीतम? जी बिल्कुल आनंद वर्धन जी, कह सकते हैं कि जिस तरह की आगाज की सोच थी, जिस तरह की अपेक्षा प्रियंका गांधी से कांग्रेस के लोग कर रहे थे, उस अपेक्षा पे प्रियंका गांधी पूरी तरीके से खरी उतरी हैं। इस पटना मोतिहारी में 35 डिग्री 36 डिग्री के आसपास तापमान था, भीषण गर्मी थी, फिर भी प्रियंका गांधी को सुनने के लिए लोग आए थे और प्रियंका गांधी ने हर एक मुद्दों पर प्रहार किया, हर एक मुद्दे और अपनी प्राथमिकता, जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनने पे क्या प्राथमिकता होगी, महिलाओं को किस तरीके से लाभ मिलेगा, बेरोजगार युवकों को क्या दिया जाएगा, जो वृद्ध है, जो बुजुर्ग हैं, उनको किस तरह से योजनाओं से उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा, 20 साल के सरकार की क्या खामी रही, क्या उनकी उपलब्धि रही, सारी विषयों का उन्होंने जिक्र किया है। आनंद जी, बहुत शुक्रिया। इस पर आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, प्रीतम विस्तार से चर्चा करेंगे प्रियंका गांधी के आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और आज जो महिला योजना की शुरुआत, महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई है, उसका काट क्या है महागठबंधन और कांग्रेस के पास, खास करके प्रियंका के पास खास करके। शुक्रिया सौरभ झा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजीव रंजन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नीतीश कुमार के पास यही अमृत है, EBC और गैर यादव OBC वोट और महिला वोटर, और इसी अमृत को पीकर नीतीश कुमार 2005 से लगातार मुख्यमंत्री के चेहरा बने हुए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं, और तीसरे नंबर की पार्टी विधानसभा में होते हुए एक बार फिर से 2025 में NDA के चेहरा नीतीश कुमार है। चलिए